हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी इन्वेस्ट। तो बेसिकली अभी आज हम लोग जो बात करेंगे एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसके बारे में कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि अभी स्मॉल कैप में कोई एक ऐसा शेयर जो एक अच्छा रिटर्न दे पाए लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें हम वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, जिसमें थोड़े पैसे लगा के एक अच्छे कई गुना रिटर्न बनाने के चांसेज हों। उसके बारे में आज हम ऐसा कुछ बात करेंगे कि एक ऐसा शेयर आपको बताता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें आप अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर थोड़े टाइम के लिए आप उस शेयर को होल्ड करते हैं तो उसमें बहुत फेयर चांसेज हैं कि वो आपको बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा और उसमें एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही कम पैसे में आपको वो बहुत ज़्यादा शेयर मिल सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताऊं कि हमारा जो चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट का, इसको आप सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसी नाम से, ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से, जो कि लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम देते रहते हैं। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते रहते हैं कि इंट्राडे में ऐसे हम आपको ये भी बताते रहते हैं कि इंट्राडे में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि आपको पोटेंशियल हैं इंट्राडे में प्रॉफिट के लिए, या आप उनको कैसे बाई कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे लाइव बताई जाती हैं मार्केट में, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स के साथ साथ उसके चार्ट, उसके बाइंग पैटर्न, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम आते हैं मैग्मा फाइनेंस की, जो ये कंपनी है इसके बारे में। अब देखिए, मैग्मा फाइनेंस जो है ये एनबीएफसी कंपनी है जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आती है ये। तो अब इसमें क्या होता है कि मैग्मा फाइनेंस जो है ये बहुत अलग अलग प्रकार के लोन देती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये लोग कार लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हाउसिंग लोन्स है, ट्रैक्टर के लोन हैं, यूज्ड व्हीकल जो होते हैं अगर उसके लिए आपको लोन चाहिए वो भी ये प्रोवाइड कराते हैं। एसएमई जो होती हैं, जो कि अभी एसएमई के लिए लगातार बात चल रही है, कोरोना की वजह से क्राइसिस है कि एसएमई को कैसे रिवाइव किया जाए, तो एसएमई को भी लोन मैग्मा फाइनेंस देती है। इंश्योरेंस के बिजनेस हैं इनके पास, कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट जो होते हैं यानी कि रियल एस्टेट में जो इस तरह के बिजनेसेस हैं उसके लिए भी ये फाइनेंसिंग देते हैं। ऑटो लीज का इनका एक बिजनेस है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन देते हैं। ठीक है, तो इनका जो बिजनेस है वो कई प्रकार का बिजनेस है। अब आप देखते हैं कि जैसे जो मिस्टर संजय चामारिया हैं, ये इसके वाइस चेयरमैन और एमडी हैं, तो बेसिकली ये इसको रन करते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और देखें आप इसको, तो जो मैग्मा फाइनेंस है इसकी करीब करीब 310 ब्रांचेज हैं इंडिया के 22 स्टेट्स में। ठीक है, यानी कि 22 प्रदेशों में 310 से ज़्यादा ब्रांचेज। उसके साथ साथ ये है 5 लाख से ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं, लाइव कस्टमर्स हैं। प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही कि किस तरह के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह की इनका डाइवर्सिफिकेशन है। तो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में और डिटेल में देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं कि कंपनी ने बेसिकली अब डिटेल का ये हम देख सकते हैं कि कंपनी की क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, कैसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका उतना आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा आते हैं तो अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 310 ऑफिस 22 स्टेट में, उसके साथ साथ 30 ईयर एक्सपीरियंस, काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके साथ साथ आप देखिए 170 बिलियन रुपए का एसेट जो इनके एवीएम में है, मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, 1988 की कंपनी है, तो आप देख ही सकते हैं कि करीब 29-30 साल मार्केट में हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके साथ ऐसा हुआ कि मैग्मा जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जिसके क्या हुआ कि मैग्मा के शेयर्स में लगातार गिरावट देखी गई। अब उसका देखिए उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो देखिए, एनबीएफसी क्या होती हैं कि एनबीएफसी कंपनी वो होती हैं जो इस तरह की सेकेंडरी मार्केट में लोन्स प्रोवाइड करती हैं। अब एनबीएफसी के साथ अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है, एनबीएफसी की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एनबीएफसी बहुत डिस्ट्रेस में है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एनबीएफसी के पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, उनके पास लिक्विडिटी क्रंच है, पैसे हैं नहीं तो वो लोगों को सामने को लेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपने कस्टमर को लोन दे नहीं पा रहे हैं।
अब एनबीएफसी काम कैसे करता है? एनबीएफसी काम इस तरीके से करता है कि एनबीएफसी या तो बैंकों से लोन लेते हैं और उस लोन को आगे पास ऑन करते हैं थोड़े हायर इंटरेस्ट पे, तो उससे उनका बिजनेस ग्रो करता है। उसके साथ साथ ये भी करते हैं कि जो इस तरह की एनबीएफसी कंपनीज होती हैं वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, ठीक है। अब कमर्शियल पेपर जो इशू करते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं, और म्यूचुअल फंड जब उसको बाई करते हैं तो इन कंपनियों के पास जो फंड आता है उसी फंड से ये आगे लेंडिंग करते हैं, उससे ये इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब इस तरह के जो डिस्ट्रेस हुए हैं लगातार, इसमें क्या हुआ है कि एनबीएफसी के पास कैश नहीं बचा है, तो वो लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जब कोरोना क्राइसिस आया तो कोरोना क्राइसिस में सरकार का एक लगातार इस बात को लेके बहुत फोकस रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो एसएमईज हैं, जो छोटे उद्यम हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको फाइनेंसिंग की व्यवस्था की जाए। और यही एक मेन रीज़न रहा कि आरबीआई ने जब अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन और अलग लिक्विडिटी इक्विपमेंट जो उन्होंने लाए, जिसके तहत मार्केट को और थोड़ा सा बूस्ट दिया जा सके, उसमें उन्होंने 30-40 हज़ार करोड़ रुपए अलग से रखे थे जो एनबीएफसी की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए थी। और उसमें बैंकों को ये स्पेसिफिकली बोला गया था कि इसको उसी लिए यूज किया जाए। और अभी जब कल और परसों में जो फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो थर्ड और फोर्थ ट्रांच में इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बताया गया, उसमें भी एनबीएफसी एसएमईज को बहुत फोकस किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एसएमईज पे और छोटे उद्यम पे चीज़ों को फोकस किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोरोना के बाद जब इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू होगी, तो चाहे वो मैग्मा फाइनेंस हो, चाहे इस तरह की और कंपनीज हो, उनको कहीं न कहीं बैंकों से भी सपोर्ट मिलेगा, उनको लोन दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव है उसमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा। और फिर वो उससे क्या होगा कि ये आगे छोटे उद्योग और एसएमई जो हैं, मध्यम उद्योग जो हैं, उनको ये लोन देंगे और उससे इनका बिजनेस फिर से रिवाइव करने लगेगा। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि मैग्मा फाइनेंस जो है उसके बिजनेस प्रोस्पेक्टिव कैसे हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें तो करीब करीब 405 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। करंट की प्राइस जो अभी क्लोजिंग हुई थी वो 15 रुपये के आसपास ही है। अब देखिए, 138 रुपये का इनका हाई है 52 वीक का, और जो लो लगा है वो 13 रुपये 85 पैसे का। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 102 करोड़ रुपए है। अब इसमें थोड़ी सी जो इनका अगर जो जिसको मैं देखता हूँ प्लस पॉइंट क्या होता है कि इनके लिए मैं इस बात को प्लस पॉइंट मानता हूँ कि इनका जो पी रेशियो है वो बिलो एवरेज कर रहा है, जो एक इंडस्ट्री एवरेज होता है उससे। अब इनकी जैसे कि सेल्स की ग्रोथ जो है वो निगेटिव में है, आगे मैं सेल्स ग्रोथ और डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर हम आगे थोड़ा सा एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है, तो आपको आगे ले चलता हूँ, थोड़ा सा इनके जो पीयर्स हैं उसको दिखाता हूँ मैं। पीयर्स यानी कि जो इनके कंपटीटर्स हैं मार्केट में। अब जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला हुआ, आप उसको देखिएगा, बजाज फाइनेंस की क्या बाइंग प्रोस्पेक्टिव है, कहाँ पे बाई करना है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, बजाज फाइनेंस हो, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो, एसबीआई कार्ड हो, मुथूट फाइनेंस हो, ये सारे ऐसे हैं जो इनके पीयर्स हैं, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस और मैग्मा में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा सा उचित नहीं होता, इस वजह से भी नहीं क्योंकि वो उसकी स्टॉक प्राइस जो है उससे भी, मार्केट कैप को लेके या फिर उनके जो पी रेशियो को लेके, उन सबसे कंपैरिजन सही नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैग्मा फाइनेंस पे यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो मैग्मा फाइनेंस के साथ बेनिफिट बस इतना सा है कि स्मॉल कैप की कंपनी है, बहुत सस्ते रेट में आपको मिल रही है, और इस बात के इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब हम थोड़ा सा इसके आएंगे, इसके रिजल्ट्स को देखेंगे। अगर हम रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो दिसंबर 19 में आप देखिए, दिसंबर 2019 की अगर हम बात करें तो देखिए, सेल्स फिगर जो इनका था करीब करीब 609 करोड़ रुपए का था, ठीक है। एक्सपेंसेस 275 करोड़, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया इनका वो 334 करोड़ रुपए आया। अब इनके जो इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन सीटीसी सब घटा दिए जाए तो टैक्स के पहले जो प्रॉफिट था इनका वो 30 करोड़ रुपए था दिसंबर 2019 जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें, और जो नेट प्रॉफिट था वो था इनका 22 करोड़ रुपए, ठीक है। अर्निंग पर शेयर उस क्वार्टर में स्टैंड करता है 0.83 में। अगर पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो इनका प्रॉफिट भी कम हुआ था, उसके साथ साथ ईपीएस भी तो कम होगा ही होगा। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं मार्च 2018 में जो ईयर एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर, और 2019 में जो एंड हुआ उसके कंपैरिजन में, तो आप देखिए कि सेल्स जो मार्च 2018 में थी वो 2290 करोड़ रुपए थी, जो बढ़ के मार्च 2019 में 2457 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका 1418 करोड़ से बढ़ के 1558 करोड़ रुपए हुआ।
इसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखिए कि इनकी ग्रोथ कैसी हुई। 291 करोड़ रुपए पिछले साल में था, जो बढ़ के 442 करोड़ रुपए हुआ, ऑलमोस्ट 90-80% का ग्रोथ। अगर उसी के साथ हम इनके आगे आगे देखते हैं तो जो नेट प्रॉफिट था वो 237 करोड़ रुपए था, इस साल में बढ़ के 304 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अर्निंग पर शेयर पिछले साल 9.99 पे था, वो बढ़ के 11.29% पे हो गया। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, जो थोड़े से कंसर्न की बात है वो क्या है। अगर हम देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में निगेटिव ग्रोथ है इनका, 2.56 निगेटिव। उसके साथ साथ 10 साल में 14.74 का है, और 5 साल में 2.28 का इनका ग्रोथ है। उसके साथ साथ अगर हम CAGR की बात करते हैं, लोग CAGR को बहुत कैलकुलेट करते हैं, उसको मानते हैं कि CAGR से हमें क्या रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इनका CAGR देखेंगे तो कांस्टेंट निगेटिव दिखा रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिटर्न वैसे नहीं दिए हैं। लेकिन आगे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, स्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखने वाली बात है कि आप इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हम जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में हम ऐसा ये देखते हैं कि आगे जो इसका प्रोस्पेक्टिव है वो कैसा है, बिजनेस इसका रिवाइवल कैसा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो सिम्फनी आज से 15 साल पहले करीब करीब 2 रुपये में ट्रेड कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि आने वाले टाइम में ये 2000 रुपये का शेयर होगा। उसके साथ साथ आज से 8-9-10 महीने पहले ही रुचि सोया जो था वो 2-3 रुपये में ट्रेड कर रहा था। बैलेंस शीट बहुत ख़राब थी उसकी, लगातार घाटे में बना हुआ था, लेकिन आज देखिए 600 रुपये क्रॉस कर गया है जस्ट 7-8 महीने में। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। और अगर हम उसको देखते हैं तो मैग्मा फाइनेंस जो है वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। मुझे इस बात का बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बैलेंस शीट की देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में भी आप देखिए कि इनकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत सही दिखाई देती हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स की अगर बात करते हैं तो आप देखिए 274 करोड़ रुपए का फिक्स एसेट्स है इनके पास। शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट वही रहता है। तो रिजर्व, अगर हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व आप देखिए 2690 करोड़ था मार्च 2099 में, 2019 में। सितंबर 2019 में वो 2698 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, तो इनकी बोरोइंग्स भी देखिए थोड़ी सी एक तरीके से देखा जाए तो एक क्वार्टर में घटी हुई हैं। उसके रीजन वही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार इनके पास कैश का क्रंच रहा है, कैश बचे नहीं हैं, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है। अब अगर हम थोड़े से इसको दूसरे जो पैटर्न्स हैं हम अगर उसको देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अब देखिए ये यहाँ से लगातार गिरता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, ये प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 136-138 रुपये है, जो मैंने आपको बताया था। ये 3 जुलाई 2019 की बात है। वहाँ से आप देखिए कि लगातार इसमें गिरावट हो रही है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीयर्स जो थे इनके मैंने पहले ही बताया आपको कि इनके पीयर्स जो हैं वो कैसे हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसको किस पर्सपेक्टिव में देखा जाए। ठीक है, तो उसके अब उसको एनालाइज करने से पहले हम थोड़ा सा इसके होल्डिंग्स वगैरह भी देख लेते हैं कि इसको कैसे ये काम कर रहा है, इसमें किसकी किसकी होल्डिंग कितनी बनी हुई, प्रमोटर्स कैसे हैं, कई सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम बस 1 मिनट इसको होल्डिंग दिखाते हैं आपको। पीएस जो था वो मैंने आपको पहले ही बता भी दिया था कि पीएस इनके कौन कौन हैं, बजाज फाइनेंस और ये बाकी जो हैं ये इनके पीएस हैं। तो अब उसको अभी कंपेयर करना उतना वो नहीं होता, क्योंकि बजाज फाइनेंस से आप मैग्मा को कंपेयर नहीं कर सकते। बजाज फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, उनके अलग बिजनेस प्रोस्पेक्टिव हैं और मैग्मा के अलग बिजनेस प्रोस्पेक्टिव हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि बजाज फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस भी इसमें बहुत क्रंच में चल रही है। बजाज फाइनेंस के साथ भी समस्याएं बनी हुई हैं, इसी वजह से 3-3.5 हज़ार का शेयर गिर के 2000 के नीचे आ गया है। तो वो सारी प्रॉब्लम सबके साथ बनी हुई हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि किस में रिवाइव ज़्यादा किया जा सकता है, किस में हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिलेगा और कितना मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप देखिए जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो करीब करीब 24.4% की है। म्यूचुअल फंड ने मैग्मा के करीब 11.5% की होल्डिंग बना रखी है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो होती है, यानी DIIs के पास जो होल्डिंग है वो करीब 39% की है, और FIIs के पास 27-27.5% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 9% की होल्डिंग है।
आप ये देखिए कि इसमें कहीं न कहीं आपको ये प्रॉस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो डीआईआई या एफआईआईज हैं, उनका इस शेयर पे अभी भी काफ़ी विश्वास है और इसी वजह से उन्होंने होल्डिंग बना के रखी हुई है। अब इसके साथ आप अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार एक बिल्कुल पैटर्न पे बनी हुई है। प्रमोटर्स ने अभी दिसंबर 2018 के बाद से लेके अब तक अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, होल्डिंग उसी तरीके से बनी हुई है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग, अगर आप दूसरे उससे कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको शायद ये दिखाई दे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत रिलेटिवली कम है, लेकिन फिर भी अपनी होल्डिंग उन्होंने लगातार कांस्टेंट बनाई हुई। अब हम बात करते हैं मैग्मा के चार्ट की अगर, तो देखिए मैग्मा फाइनेंस का ये चार्ट देखिए। मैग्मा फाइनेंस यहाँ जो आपको मैंने बताया था कि ये जो एक हाई लगी हुई थी, ये हाई देखिए यहाँ से, इसमें एक गिरावट हुई और ये फिर यहाँ से थोड़ा सा इसने रिवाइव लिया 130 के आसपास और वहाँ से फिर लगातार गिरावट हुई। अब देखिए ये एक बहुत मेजर सपोर्ट था जो कि करीब करीब 80-85 के आसपास है। उस वहाँ तक ये एक बार दोबारा टच करने के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ और वहाँ से अब ये शेयर लगातार गिर रहा है, जो कि कल परसों की क्लोजिंग 15 रुपये पे है। अब देखिए यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट था जो इसने ब्रेक किया 17 रुपये का। अब यहाँ से ये नीचे क्लोज हुआ है 15 रुपये। तो अब देखिए इस बात के पूरे फेयर चांसेज हैं कि शायद ऐसा हो कि मैग्मा फाइनेंस आपको आने वाले कुछ दिनों में 2-4-5 दिनों में, एक हफ्ते में ये और थोड़ा नीचे यानी कि 12 रुपये 11 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है। इस बात के पूरे चांसेज हैं। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर 15 रुपये या 14 रुपये से आपको ये शेयर मिलता है तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। नीचे जो भी प्राइस आपको मिल जाए 11 रुपये 10 रुपये 12 रुपये कोई बात नहीं है, आप वहाँ तक उसको ख़रीदारी करते रहिए। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया इस शेयर के बारे में दूं तो इसमें आप ऐसे देखिए कि अगर आप इसमें 1000 शेयर भी 15 के भाव पे लेते हैं तो आपके 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। अब 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं किसी भी शेयर में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15,000 रुपये में आप कितने शेयर ले पाते हैं? अगर आप बजाज फाइनेंस खरीदेंगे तो शायद आपको मैक्स टू मैक्स 5-6 शेयर मिलने वाले हैं, रिलायंस के भी 15 शेयर मिलने वाले हैं, लेकिन उसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव कितना होगा, आपको उसमें कितने % का रिटर्न मिल जाएगा? मान के चलता हूँ कि अगर रिलायंस 1400 रुपये है और उसमें आप 15,000 में 10 शेयर लेते हैं और वो बढ़ के यहाँ से 1700 रुपये भी हो जाता है तो आपका कितना रिटर्न हुआ? कुछ नहीं। लेकिन इस शेयर का प्रॉस्पेक्टिव जो मैग्मा है, मैग्मा में इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले टाइम में इनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जिस तरह से एसएमई पे और छोटे उद्योगों पे सरकार का फोकस है, किसानों पे सरकार का फोकस है, इससे ये होगा कि देखिए इनके जो ट्रैक्टर लोन है उसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। इसके साथ साथ एसएमईज रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इक्विपमेंट के लोन दिए जाते हैं उसकी बहुत अच्छी प्रॉस्पेक्टिव है। तो क्या होगा कि जब आने वाले टाइम में कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा और जब ये सारे रिवाइवल प्लान ज़मीन पे उतरेंगे और एनबीएफसीज को उसकी हेल्प मिलेगी, तो इस बात में शायद मुझे इस बात का थोड़ा मतलब कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस कह लीजिए या इस बात का एक एनालिसिस कह लीजिए कि मुझे इस बात का श्योरिटी है थोड़ी सी कि आने वाले टाइम में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि मैग्मा फाइनेंस शायद अपने कॉमर्शियल पेपर भी इशू कर सकती है, जिसको म्यूचुअल फंड्स को और अदर हाउसेस को सेल करके पैसे इकट्ठे करके मार्केट में फिर से अपनी बोरोइंग बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या है कि अगर जब इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आने वाले कुछ महीनों क्या, अब कोरोना क्राइसिस ख़त्म होने में ही देखिएगा 1-2 क्वार्टर तो अभी ऐसे ही बीत जाएंगे, तो उसमें कुछ इसका एक बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखेगी। लेकिन ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए मैक्स आप मान के लिए कम से कम 3 साल तो मान के ही चलिए, 3 से 5 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा जो आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर मैं यहाँ से इसका 50% बेसिकली 180 के आसपास जो इसकी हाई अभी तक लगी है, अगर हम उसके भी आसपास उसका मान लें और यहाँ से इसको हम मान के चलते हैं कि ये 100 रुपये भी हो जाता है, 11-12 रुपये 15 रुपये की आपकी बाइंग है और 100-110 रुपये भी होता है, तो आप क्या सोचिए आपका रिटर्न कितने हैं? 700-800% का रिटर्न होगा, जो आपको नॉर्मली किसी दूसरे शेयर में नहीं मिलेगा। और आप लगातार अभी फाइनेंशियल जो इश्यूज बन रहे हैं, मार्केट को कैसे रिवाइव करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अगर आप उन सभी प्रॉस्पेक्टिव को एनालाइज करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि जो एनबीएफसी कंपनीज हैं उनको बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस एनबीएफसीज को दूसरी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए बैंकें भी आगे आ रही हैं, आरबीआई भी लगातार उसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहा है, सरकार खुद प्रयास कर रही है, तो इसमें इस तरह की कंपनियों को ज़रूर बेनिफिट होगा। और मैग्मा पे लोगों का ट्रस्ट है, इसमें कोई डाउट है नहीं। कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत घाटे में जा रही है, इनकी चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कैश नहीं है, और कैश ना होने की वजह से इनके जो लैंडिंग है वो नहीं हो पा रही, तो इससे रिजल्ट इनके थोड़े ख़राब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका पूरा फ्यूचर ही ख़राब है। इसलिए अगर मेरा एक इस पे सजेशंस की बात हो या ये हो, तो ये ज़रूर होगा कि आप इस पे थोड़ा पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करिए। उससे ये होगा कि आप इस शेयर को लेके रखेंगे, आपको आने वाले दिनों में इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये एक वेल्थ क्रिएटर शेयर के रूप में आपके सामने आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि इसी तरीके से 2015-14 की बात है कि हम लोगों ने कई सारे शेयर निकाले थे। उसमें एक जो बहुत मेरा प्रोमिनेंट दो शेयर थे, एक था सुनील हाईटेक का शेयर और दूसरा था मद्रास फर्टिलाइज़र। मद्रास फर्टिलाइज़र बहुत सस्ता शेयर उस समय चल रहा था, करीब 6-7 रुपये का शेयर था। उसमें मैंने लोगों को बहुत अच्छा सजेस्ट किया था इन्वेस्ट करने के लिए, और लोगों ने इन्वेस्ट किया था। आगे चल के उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, 40-42 रुपये तक हो गया था। उसके साथ साथ जो सुनील हाईटेक है उसको मैंने 43 रुपये पर रिकमेंड किया था लोगों को, और 1 से 1.5 सालों में वो करीब 450 रुपये के आसपास हो गया था। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका जो पैसा है वो कई गुना होने के चांसेज होते हैं। आप लगातार मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं, कई तरह के रिस्क लेते रहते हैं। तो इस जो मैग्मा जैसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, उसमें इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं ठीक ही लगता है। तो आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक एडवाइस मेरी ये भी रहेगी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो उसके लिए आप पहले अपना रिस्क ज़रूर जांच लीजिए कि क्या आप इस तरह की स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। क्या आप इस तरह की कंपनी में, अगर मान लीजिए शेयर में कुछ और डाउन ट्रेंड दिखता है, कांस्टेंट बना रहता है, उसमें कोई ग्रोथ कुछ सालों तक नहीं दिखती है, तो क्या आप उसको उतने टाइम तक होल्ड करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए इसके बारे में जो, और तभी डिसीजन लीजिए। ये जो चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, किस कंपनी में किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको एक एजुकेट करने का ये काम है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने खुद से विचार ज़रूर करिए कि आप इस तरह के शेयर में रिस्क लेने के लिए कितने तैयार हैं, क्या आपकी उतनी एपिटाइट है, क्या आप उतने टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा है तो आपके लिए बहुत अच्छा शेयर है। और आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और भी कई कंपनियां मैं बताऊंगा जहां पे जो स्मॉल कैप की कंपनीज हैं या कुछ मिड कैप की कंपनीज हैं जो किसी न किसी रीजन से बहुत डाउन हो गई हैं, उनके शेयर बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपनी ख़राब हो गई, शेयर नीचे आए हैं बट कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसमें इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इस तरह के वीडियोज आते रहेंगे। अगर आप कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आप चाहते हैं कि उस पर एनालिसिस की जाए, आपका कोई एक किसी कंपनी पे आपको एनालिसिस चाहिए, आपको चाहिए, तो उसको कमेंट में बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए। उसमें आप हमको बताइए कि आपको इस कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहिए, उस पर आपको ज़रूर बताया जाएगा, उस कंपनी पर रिसर्च करके आपको ज़रूर बताई जाएगी। ठीक है, तो बाकी वीडियोज़ को और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी इस क्राइसिस में इन्वेस्ट करने का या फिर मार्केट को किस तरह से अभी किस पर्सपेक्टिव में लेना है उसको समझने में उनको आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो तक ज़रूर जल्दी आएगा ही। थैंक यू वेरी मच।